Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today the topic of discussion will be health insurance. अभी इसी पैंडेमिक में आपको पता है कि वर्ल्ड का और इंडिया का क्या हाल है। मेरे सामने कुछ ऐसे केसेस आए जहां पर फैमिली की में एक इंसान की तबीयत खराब हुई और उनका इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैं नहीं चाहता कि कोई इस कंडीशन में आए, बट एक सवाल खुद से पूछिए कि अगर ऐसी कोई कंडीशन खुद के ऊपर आ जाएगी तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, और अगर नहीं हैं तो प्लीज़ आज ही डिसाइड कीजिए और अपना और अपनी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम कौन कौन से पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे लिए दो इंश्योरेंस बहुत नेसेसरी होते हैं। वन इज टर्म इंश्योरेंस, वन इज मेडिकल इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक अमाउंट मिल जाता है फॉर द फाइनेंशियल नीड्स। उसका टॉपिक नहीं है आज हमारे पास, तो बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट इज रिक्वायर्ड इज हेल्थ इंश्योरेंस। ये वो इंश्योरेंस होता है जहां पर आप एक साल के लिए इंश्योर्ड होते हो, क्योंकि इस पॉलिसी का टर्म ही एक साल होता है। आप चाहें तो अपना अलग से करा सकते हैं इंश्योरेंस, चाहें तो पूरा फैमिली का एक साथ इंश्योरेंस करा सकते हैं। यदि आप फैमिली का कराते हैं, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, यदि फैमिली में किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उस केस में जितना मेडिकल एक्सपेंस आएगा वो सारा का सारा आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी बियर कर सकती है। बिफोर गेटिंग फर्दर हमें यह समझना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप में प्रोटेक्शन प्लान है, ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यदि मैं 10 साल के लिए इंश्योरेंस में पैसे दूंगा तो मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। जी नहीं, यहाँ रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ उतने सालों के लिए आपके मेडिकल एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट आपको मिलेगी या आपका एक्सपेंडिचर आपके बिहाफ पर कंपनी इंकर करेगी। तो प्लीज इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। कुछ कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट भी है और रिस्क कवर भी है या बेसिकली मेडिकल भी है, तो मैं कभी ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह का कोई प्लान लीजिए। टू कीप देम सेपरेट, दोनों को अलग अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट अलग कीजिए और मेडिकल इंश्योरेंस को अलग लीजिए। सो स्टार्टिंग विद हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। नंबर वन इज कैशलेस। देखिए, दो तरह के मेडिकल इंश्योरेंसेस होते हैं। नंबर वन जो कैशलेस होता है, उसमें आप हॉस्पिटल में जाइए और हॉस्पिटल को अपने इंश्योरेंस की डिटेल दे दीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को डायरेक्टली पेमेंट कर देगी, आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंड टाइप जिसमें रीइंबर्समेंट होता है, मतलब एक बारी आपको अपने पास से पूरा पैसा पे करना पड़ेगा और बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी आपके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करने के लिए। आप ये बात समझ के चलिए कि जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज के एक्सपेंसेस हैं, इट मे हैपन कि ये एक्सपेंस 25 लाख 30 लाख तक भी पहुंच जाए, भगवान ना करे, बट एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हो सकता है ना। इन दोज केसेस अगर पहले आपको पे करना पड़ेगा एंड इन केस यू डोंट हैव दैट मच ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंश्योरेंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पहले कैश अरेंज करना पड़ेगा और बाद में उसका रीइंबर्समेंट होगा। तो आई वुड सजेस्ट हमेशा चेक कीजिए क्या आपके इंश्योरेंस कंपनी जिसका भी आपने इंश्योरेंस लिया है वो कैशलेस फैसिलिटी देती है या नहीं देती है। सेकंड पॉइंट इज नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये कैशलेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जनरल रूल ये होता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी जितने भी हॉस्पिटल्स उनके नेटवर्क में होते हैं वहां आपको कैशलेस फैसिलिटी देती है, बट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वहां पर सिर्फ रीइंबर्समेंट किया जाएगा। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट चेक करते टाइम एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप जहां रहते हैं, जहां आपका घर है, उसके नियरेस्ट नेटवर्क हॉस्पिटल कौन सा पड़ता है। बिकॉज इन द केस ऑफ इमरजेंसी द प्रायोरिटी इज कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, ना कि किसी दूर हॉस्पिटल में। दूर हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है बट आफ्टर रेफरल फ्रॉम द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो जरूर चेक कीजिएगा कि नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी आपके लोकेलिटी में पड़ते हैं, क्या वो आपके इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में हैं या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिंग। अभी कैपिंग दो तरह की कैपिंग होती है, वन इज एक्सपेंस वाइज कैपिंग, वन इज जोन वाइज कैपिंग। पहले एक्सपेंस वाइज कैपिंग की बात करते हैं। तो एक्सपेंस वाइज कैपिंग में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि आपका 5 लाख 10 लाख 15 लाख इतना सम कवर्ड है, आपका इतना इंश्योरेंस है, बट इसके अंदर कुछ कैपिंग्स हैं। लाइक हॉस्पिटल के बेड का एक्सपेंस हम 5,000 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा आपको रीइंबर्स नहीं करेंगे। तो इसमें होगा कुछ ऐसा कि यदि आप जिस हॉस्पिटल में रेफर किया गया है या जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, यदि वहां पर हॉस्पिटल रूम रेंट 10,000 रुपीज अ डे है, तो उसमें से 5,000 रुपये कंपनी देगी और 5,000 रुपये आपको खुद से बियर करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट यू आपको ऐसे इंश्योरेंसेस लेने चाहिए जहां कैपिंग बिल्कुल ना हो, और अगर हो तो बहुत लिमिटेड कैपिंग हो। सेकेंड टाइप ऑफ कैपिंग इज जोन वाइज कैपिंग। मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पूरे इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज मेट्रोपॉलिटन सिटीज, सेकेंड इज स्टेट कैपिटल जिसमें देहरादून इंक्लूड नहीं है, एंड थर्ड इज रेस्ट ऑफ द इंडिया जिसमें देहरादून इंक्लूड है।
नाउ द पॉइंट इज कि बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, बिकॉज आप टीयर 3 सिटी, सपोज हम करते हैं हम किसी टीयर 3 सिटी पे रहते हैं, उसका प्रीमियम कंपैरेटिवली कम होगा। बट द डिसएडवांटेज इज जब ये टीयर 3 सिटी का पर्सन किसी टीयर 1 सिटी लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पर को पेमेंट क्लॉज होगा, आपको 100% रीइंबर्समेंट नहीं होगी। तो इसीलिए आप ये पहले पूछ लीजिए कि अगर ये मेरी सिटी का इंश्योरेंस है तो क्या मैं ऑल इंडिया कहीं भी ट्रीटमेंट कराऊं तो को पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी आस्क्ड बिफोर परचेजिंग द इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज कवरेज ऑफ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। तो आपको इंश्योरेंस लेने से पहले ये जरूर पूछना चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशन से कितने दिन पहले से आपके खर्चे कवर होने शुरू होंगे और हॉस्पिटलाइजेशन के कितने दिन बाद तक वो खर्चे कवर होंगे। बिकॉज आप समझिए, ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले कुछ आपके टेस्ट हो या कुछ आपको ट्रीटमेंट के लिए बोला जाए कि पहले ये ट्रीटमेंट करो उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए, बिकॉज सर्जरीज के केस में नॉर्मली ऐसा हो सकता है। या हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपको हो सकता है थेरेपी की रिक्वायरमेंट हो, फिजियोथेरेपी या ऐसी कोई भी थेरेपी, तो वो सारे एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए। बिकॉज सिर्फ हॉस्पिटल में खर्चा नहीं होता, खर्चा उससे पहले और उसके बाद का भी होता है। इनमें कुछ कंपनीज मेडिसिन एक्सपेंडिचर्स को भी कवर करती हैं, तो प्लीज इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप चेक कीजिएगा पॉलिसी परचेज करने से पहले। नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन बेनिफिट्स। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने अपनी फैमिली के लिए, सपोज करते हैं हस्बैंड और वाइफ ने एक कॉमन पॉलिसी ले ली, भगवान ना करे बट मान लीजिए कि हस्बैंड एक साल में इल पड़ गया, उसके 10 लाख की पॉलिसी थी और 10 लाख के 10 लाख का एक्सपेंडिचर हस्बैंड के ऊपर हो गया। अगर सेम ईयर में वाइफ भी बीमार पड़ती है तो वाइफ के लिए 10 लाख का पैरेलल एक फंड होता है जिसमें वाइफ को दोबारा से 10 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। पर यदि सेम ईयर में हस्बैंड दोबारा बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए दोबारा से ट्रीटमेंट के पैसे कंपनी नहीं देगी। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट इज वेरी नेसेसरी जहां पर आप फैमिली फ्लोटर्स या ऐसे पूरी फैमिली का एक साथ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। नेक्स्ट इज को पेमेंट क्लॉज। को पेमेंट मीन्स कि आप कुछ पे करेंगे और कंपनी कुछ पे करेगी। लाइक टोटल एक्सपेंडिचर इज 10 लाख, तो कंपनी ने अगर ऐसा क्लॉज डाल रखा है कि 80% विल बी रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी एंड 20% विल हैव टू बी बोर्न बाय यू, तो उस 10 लाख में से 2 लाख असेसी को खुद को देना पड़ जाएगा या बंदे को खुद को देना पड़ जाएगा और 8 लाख उसके बिहाफ पर कंपनी पे करेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज चेक कीजिए कि कोई को पेमेंट क्लॉज ना हो। 100% पैसा कंपनी से ही आना चाहिए, चाहे शुरू में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो बट एटलीस्ट फुल सैटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेटिंग पीरियड। जब आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कुछ इलनेस ऐसी होती हैं जो 30 डेज बाद कवर होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो 2 साल बाद कवर होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो 4 साल बाद कवर होती है। तो बहुत ध्यान से पहले देख लीजिएगा इंश्योरेंस लेने से पहले कि कौन कौन सी इलनेस कौन कौन से पीरियड से कवर होनी स्टार्ट होंगी। दैट इज कॉल्ड वेटिंग पीरियड। जैसे कि अगर आज आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कोरोना का कवर 30 डेज के बाद से होगा। लाइक विद इन 30 डेज अगर आपकी कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो आपको रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज क्लेम सेटलमेंट रेशो। जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। गूगल पे चेक कीजिएगा, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा वहां सर। क्योंकि जितना बेटर क्लेम सेटलमेंट है इसका मतलब वो उतने ही ज्यादा क्लेम को ऑनर करती है, वहां ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा है। तो ऐसी कंपनी के साथ जाइएगा जिसका क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट इज नो क्लेम बोनस। इट मीन्स जैसे फर्स्ट ईयर में आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, उसका सपोज करते हैं कि प्रीमियम इज 10,000 रुपीज, आपको पहले साल में कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल हेल्दी रहे, तो सेकेंड ईयर जब आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे तो आपका प्रीमियम उतना ही रहेगा। बट ऐसा हो सकता है कि जो 10 लाख का कवर है वो बढ़ के शायद 11.5 12.5 लाख तक हो जाए। तो आप देख लीजिएगा कि अगर इस तरह का कोई फैसिलिटी है तो सेम प्रीमियम में आपके आगे आने वाले साल में नो क्लेम के नाम का आपका रिस्क कवर बढ़ जाएगा। फ्री हेल्थ चेकअप, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फ्री में हेल्थ चेकअप आपको देती हैं हर अडल्ट मेंबर का हर साल में एक बार। नाउ इट इज नेसेसरी, क्योंकि अगर आपका रेगुलर चेकअप होगा तो उसमें कोई भी अगर मेडिकल इलनेस है और वो अर्ली लेवल पे डिटेक्ट हो जाती है तो आप इजीली कंसल्ट करके उसका सॉल्यूशन या उसका रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू, सपोज करो कि कोई इंसान कहता है कि सर मेरे को पूरा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं चाहिए बट व्हाट आई वांट इज अ प्रोडक्ट फॉर टिपिकली फॉर कोरोना ओनली, कि अगर कोरोना हो जाएगा तो कंपनी पैसा दे अदरवाइज ना दे। तो इस तरह के 2 प्रोडक्ट्स मार्केट में मेन चल रहे हैं, वन इज कोरोना रक्षक एंड वन इज कोरोना कवच। तो यहाँ बहुत डिटेल में तो उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट इन दोनों में एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये इंश्योरेंस लेंगे, इंश्योरेंस डेट से 30 डेज के बीच में यदि आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि उसके बाद आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, इन दोस केसेस यू आर एलिजिबल फॉर द रीइंबर्समेंट्स। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट आयुष्मान भारत योजना। बीजेपी की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि हम सबको मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में प्रोवाइड करेंगे, नॉट लाइक सबको, बट उन लोगों को जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंच नहीं पा रही है। तो उसकी एक बहुत बड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि कौन कौन एलिजिबल है इस इंश्योरेंस के लिए, फ्री इंश्योरेंस के लिए। तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें से अपना मोबाइल नंबर, जो भी घर का मेन मेंबर हो या आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल के ट्राई कीजिए कि यदि आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि यदि हैं तो ये एक बहुत एडवांटेजियस स्कीम है। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। प्रीमियम आपको कुछ नहीं देना, वेटिंग पीरियड इज कंप्लीटली निल, लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द एक्सपेंडिचर टू बी रीइंबर्स्ड। कैशलेस फैसिलिटी 100% केसेस में है और इसका सामान शॉर्ट जो है वो है 5 लाख रुपए। तो अप टू 5 लाख अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट पे करेगी ना। एक इंपॉर्टेंट है कि किस किस के लिए है। तो नॉर्मली जो हाउस हेल्पर्स होते हैं, टेलर्स हैं, गार्डनर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं। बट इसमें भी एलिजिबिलिटी लिस्ट बहुत बड़ी है। अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं पूरी एलिजिबिलिटी लिस्ट तो डिस्कस नहीं कर सकता, बट यू शुड गो एंड वॉच आउट फॉर इट कि क्या आपकी फैमिली या आपके किसी जान पहचान या आपके हाउस हेल्पर की फैमिली उसके अंदर इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो बी इंश्योर कि अपना कार्ड बनवा लीजिए और उस तरह का बेनिफिट आप फिर अवेल कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 1, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि घर में किसी की तबीयत खराब हो और पूरा फाइनेंशियल एकदम से बर्डन किसी के ऊपर भी आ जाए। तो उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होती है, वो पहले ही मेडिकल इंश्योरेंस करा के आप करके रखिए। नंबर 2, सेव द सेविंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मुश्किल से कोई इंसान पैसा कमाता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल से उसको बचाता है। आप ये समझिए कि अगर किसी को भी कुछ हो जाता है तो वो सारी की सारी सेविंग खराब हो सकती है। तो इट इज बेटर कि अपनी सेविंग्स में से या अपनी इनकम में से एक स्मॉल अमाउंट आप मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ डिवोट कीजिए, जिससे कि एटलीस्ट मेडिकली आप लोग सेफ रहें। नाउ आई वॉन्ट टू गो फॉर फ्यू टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं बिफोर गेटिंग इनटू द मेडिकल इंश्योरेंसेज। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे सस्ता इंश्योरेंस सबसे बेटर है ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट फीचर्स। तो सब कुछ कंपेयर कीजिए, सिर्फ सस्ता मत देखिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वो फिलहाल आपको सस्ता लग रहा हो लेकिन बाद में आपको उतनी फैसिलिटी ना दे पाए जो एक बेटर इंश्योरेंस आपको दे पाए। सेकेंड पॉइंट इज टू रिव्यू योर इंश्योर्ड अमाउंट। आप ये समझिए, यदि आपने आज से 10 साल पहले इंश्योरेंस लिया था और 10 लाख का इंश्योरेंस लिया था तो मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से अब आपको एक्सपेंडिचर या जो कवरेज चाहिए वो थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो आप टाइम टू टाइम अपने ये जो प्रीमियम का अमाउंट है इसको थोड़ा बढ़ाइए, जिससे कि आपका सम एश्योर्ड भी बढ़े। लाइक अगर 5 साल पहले आपको 5-7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए एक सफिशिएंट अमाउंट लगता था तो अब शायद आपको 20 लाख रुपए सफिशिएंट लगना चाहिए। तो मेडिकल इन्फ्लेशन को प्लीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज बी वेरी ट्रूथफुल while disclosing the facts in your policy। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा पूछती है कि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो प्लीज डिक्लेयर कर दीजिए, या अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हो थ्रू सिगरेट या थ्रू च्यूइंग टोबैको तो आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पता तो लग ही जाएगा। बट अगर आपने फॉर्म में झूठ लिखा होगा और बाद में ये पता लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपने दी थी वो फॉल्स थी, तो बहुत हद तक चांस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, इवन आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो। सो एज एन एडवाइस, डू डिस्क्लोज एवरी सिंगल बिट ऑनेस्टली इन द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ये भी इंश्योर कीजिएगा कि जो बॉन्ड डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा उसके ऊपर सब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन हो। नेक्स्ट, कुछ केसेस में एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार प्लीज चेक कीजिए कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में किस किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एंड इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद दोस टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपनी फैमिली के लिए एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, बिकॉज एट द एंड इट इज नेसेसरी टू बी इंश्योर्ड मेडिकली। स्टार्ट योर मेडिकल इंश्योरेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। देयर आर 2 रीजंस। ऑब्वियसली अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए प्रीमियम कंपैरेटिवली कम आएगा, एंड नंबर 2, जो वेटिंग पीरियड होता है वो आपकी हेल्दी एज में निकल जाएगा। सी, अगर आप बीमार होने के बाद इंश्योरेंस लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लेना पड़ेगा। बट अगर आप हेल्दी एज में ले लेंगे या अपनी हेल्दी रहते ले लेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा विच विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। क्या मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करके हमें इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शन मिलती है? जी हाँ, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को ये डिडक्शन मिल सकती है। इंडिविजुअल्स को भी मल्टीपल डिडक्शन मिल सकती है, एक अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और एक अपने पेरेंट्स के लिए। नाउ फैमिली में कौन कौन कवर होता है? असेसी खुद, उनकी स्पाउस और उनके डिपेंडेंट बच्चे। और पेरेंट्स में चाहे डिपेंडेंट पेरेंट्स हो चाहे नॉन डिपेंडेंट पेरेंट्स हो, दोनों कवर होंगे। सो सर, डिडक्शन का मैक्सिमम अमाउंट कितना है? तो मैक्सिमम अमाउंट है, अगर आप बिलो 60 हैं तो 25,000, अगर आप अबव 60 हैं तो 50,000। सो फॉर एग्जाम्पल,
एक बच्चे ने अपना भी इंश्योरेंस करा रखा है और अपने मम्मी पापा का भी करा रखा है। अब अगर मम्मी पापा भी 60 से बिलो हैं और बच्चा भी 60 से बिलो है तो मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 की मिलेगी बच्चे को और 25,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी पेरेंट्स को। तो टोटल डिडक्शन के लिए आप जो एलिजिबल हो वो है 50,000। सेकेंड, अगर सपोज करो पेरेंट्स 60 प्लस हैं लेकिन बच्चा बिलो 60 है या बच्चे की फैमिली बिलो 60 है, तो इन दोज केसेस बच्चे के लिए 25,000 की डिडक्शन एंड उनके पेरेंट्स के लिए जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा उसकी मैक्सिमम 50,000 की इंश्योरेंस है, तो आप 75,000 क्लेम कर सकते हैं। थर्ड केस कि आप भी 60 प्लस हैं, आपके पेरेंट्स भी 60 प्लस हैं, हालांकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है बट ठीक है, इफ इट इज द केस इन दोज केसेस 50,000 आपको अपनी और अपनी फैमिली के लिए छूट मिलेगी और 50,000 अपने पेरेंट्स के लिए। बट दिस 50,000 एंड 25,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। आपको देखना पड़ेगा कि प्रीमियम पेड और दिस मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर की ही डिडक्शन आपको मिलेगी। नाउ इन 25,000 और 50,000 की लिमिट में 5,000 रुपीज का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड है। तो साल में यदि आप कभी भी अपना एक हेल्थ चेकअप कराते हो तो वो डिडक्शन आप ले सकते हैं, वो इसी 25,000 या 50,000 का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ये अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हो, बट अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करो तो ये आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पे करना पड़ेगा, तभी आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, सपोज आप खुद या आपके पेरेंट्स अबव 60 हैं एंड आपने उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी बट उनके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। इन दोज केसेस आपको इसी सेक्शन में मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन परमिसिबल है जो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने ऊपर स्पेंड करते हैं। So this is how you can avail deductions for health insurance premium. I hope and believe it is very clear to you that health insurances are important. I would request कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सही हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, बिकॉज जितनी इंपॉर्टेंस हेल्थ इंश्योरेंस की है उतनी ही इंपॉर्टेंस इस बात की है कि वो टाइम पे आपके काम आए। यदि किसी को कंसर्न है कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेटर है या किसी के फीचर्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।